अधिष्ठान है इसमें आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर हम आज लेक्चर नंबर 42 कर रहे हैं, राइट। इससे जो भी पहले लेक्चर हो चुके हैं उन लेक्चर्स को आप देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर हम यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पर पहली बार ये लेक्चर देख रहा है ना, आपको पहले पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे 1 से लेकर 41। 1 से स्टार्ट करो और जल्दी जल्दी खत्म कर दो। दो दो तीन दिन लेक्चर एक साथ भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर यहाँ पर पढ़ाया गया है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिवाली जो है वो खत्म हो चुकी है। अब उसके सेलिब्रेशन से बाहर आ जाओ, बाहर निकल जाओ। और यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के अंदर ये बोला जाता है कि जब दिवाली चली जाती है ना, उसके बाद स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स को मतलब बिल्कुल एक फोकस स्टडी करनी पड़ती है। एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि किस तरह से अपन को स्टडी करनी है, राइट। और ऐसा ही नहीं कि भाई जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चल चल के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। बहुत ही ज्यादा फोकस स्टडी यहाँ पर करने की जरूरत है। अभी फोकस नहीं हुए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है दिवाली से होली के बीच का जो समय होता है ना, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो ना, इस टाइम पीरियड के पीरियड में, तो आपका सिलेक्शन काफी हद तक आप बहुत अच्छे से यहाँ पर सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे अपने, राइट। बट इसके अंदर बहुत फोकस्ड और स्ट्रेटेजी बनाकर फिर आपको प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि दिवाली से होली के बीच का टाइम जो है ना, वो अच्छा सा आप पढ़ाई में लगाओ, जिससे कि अगली दिवाली आपकी बहुत ज्यादा हैप्पी वाली दिवाली बने, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा केटामाइन। केटामाइन के बारे में अभी द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था, ठीक है, जुलाई 26 2024। उसके अंदर ये बोला गया था केटामाइन जो पिल्स है, ठीक है, ये एक तरह से लोगों को नई होप दे रही है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, सर हम भी डिप्रेशन में रहने लग गए आजकल। एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है ना, डिप्रेशन एंजाइटी ये सब चीजें हमको हो रहा है। तो विटामिन पिल जो होती है ना, वो एक तरह से डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी के अंदर डिप्रेशन में चल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन हो सकती है। इस तरह से इसके अंदर बताया गया है। रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट टैबलेट्स दैट रिलीज कीटामाइन स्लोली कैन इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन विद फ्यूअर साइड इफेक्ट। कम साइड इफेक्ट के साथ साथ ये करते हैं। पर कीटामिन है ना, अभी न्यूज के अंदर इसलिए भी आया था कि अगर आपने इसका ओवरडोज कर लिया ना, तो ये बहुत दिक्कत आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी थे, लास्ट के अंदर बताता हूँ इस टॉपिक के अंदर, कि उनका डेथ हो गया केटामाइन लेने से, राइट। चलो, तो केटामाइन क्या है? एक तरह से एनेस्थेटिक है, ठीक है, एनेस्थेटिक ड्रग है। ये एक्चुअली क्या करेगा कि आप जैसे बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन एंजाइटी है, आपने केटामाइन पिल ले ली, राइट। तो उसके अंदर ये आपको एक तरह से क्या करेगा, एक अलग दुनिया के अंदर ले जाएगा, ठीक है। जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, ड्रग्स के अंदर फिर अलग दुनिया में चले गए है। एक तरह से आपको आपका जो पेन होगा, है ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, आपको कोई अलग ही दुनिया ही दिखाने लग जाएगा, राइट। तो इस तरह से एनेस्थेटिक मतलब एक लेकर आप खुश होने लग जाएंगे इसको, ठीक है। जो भी दुख है आपसे वो दूर हो जाएंगे केटामिन फॉर ए टाइम बिंग, जब तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो ड्रग होता है ये, जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, ठीक है, वैसा ही है, पर इसको हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखो, केटामिन इज एन एनेस्थेटिक दैट हैज बीन लिस्टेड एज हेलोसिनोजन। ठीक, हेलोसिनोजन का मतलब जो हेलोसिनेशन क्रिएट कर रहा है, आपको अलग ही दुनिया, आपको लग रहा है कि भाई हाँ हम एक अच्छे से घर में रह रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे नौकर चाकर आपके पास है, ऐसे हेलोसिनेशन, ऐसी हेलोसिनेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, केटामिन। पर अगर इसको बहुत ज्यादा ले लिया तो ये डिफिकल्ट, दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ, राइट, बताता है। देखो, इट रेफर टू एज ए डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक हेलोसिनोजन, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द पेन एंड द एनवायरनमेंट, इन यूएस कीटामाइन वाज फर्स्ट यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक फॉर एनिमल्स इन 1960। पहले इसको एनिमल्स के ऊपर यूज करा गया, ठीक है। एनिमल्स को भी बहुत मजा आया होगा, राइट। तो उसके बाद उन यूएस के फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये बोला कि इसको तो ह्यूमन बींग्स पे भी यूज कर सकते हैं, जो डिप्रेशन में हो वो ह्यूमन बींग के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग यूजेस फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन एंड अदर मेंटल इलनेस इन रिसेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिसेंटली यहाँ पर इसको डिप्रेशन और मेंटल इलनेस को हटाने के लिए ये ड्रग को यूज करा गया। Owing to its powerful effect, ketamine is consumed by those patients who have not responded to the traditional therapy। मान लीजिए कोई बहुत बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, तो उसको है ना कोई थेरेपीज, ट्रेडिशनल थेरेपी उसकी हेल्प नहीं कर रही, तो फिर ये ड्रग देना होता है। ऐसा नहीं कि भिड़ते ही थोड़ा सा भी डिप्रेशन आया, ले लिया भाई केटामिन पे, तब तो फिर हेलुसिनेशन में रहोगे आप, राइट। तो देखो, केटामिन इज यूज्ड एज ए रिक्रिएशनल ड्रग पॉपुलरली नोन एज के और स्पेशल के अमंग द क्लब गोअर्स। जो क्लब जाते हैं वो केटामिन को लेते हैं मतलब मस्ती करने के लिए। ऐसा नहीं लेना चाहिए इसको, दैट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर हेल्थ।
आपने अगर फ्रेंड्स का सीजन देखा हो, ठीक है, फ्रेंड्स का सीरीज देखा हो, है ना, वेब सीरीज, तो इसके अंदर एक थे चैंडलर, ठीक है। चैंडलर का ये बोला जाता है कि इनकी डेथ हो गई, मैथ्यू पेरी जो है, ठीक है, इनकी डेथ इसलिए हो गई थी बिकॉज इन्होंने एक्सेसिव केटामिन को यूज कर लिया था, राइट। तो इसलिए केटामिन इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ आल्सो। तो ये पूछा जा सकता है रिसेंटली केटामिन इज इन द न्यूज, बताओ ये केटामिन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई दिवाली से लेकर होली के बीच में एक फोकस स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तो प्रीलिम्स के लिए हमने एक फोकस स्टडी यहाँ पर आपके लिए प्लान करी है, ठीक है। ये फोकस स्टडीज के अंदर क्या कराया जाएगा, ये स्पेशल बैच है प्रीलिम्स 2025 के लिए, ठीक है। और इसके अंदर एडवांस स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स दोनों को हमने इसके अंदर कंबाइन करने की कोशिश, कुछ एक स्पेशल बैच है जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस स्टूडेंट्स के लिए और एक फ्रेशर्स के लिए भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा है, एक बैच प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या है, इसको हमने नाम दिया है द सिलेक्शन बैच, ठीक है। इसके अंदर दोनों जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है, उनके लिए अलग अप्रोच अपनाइए और जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं उनके लिए अलग अप्रोच अपनाइए। तो ऐसा पहली बार हो रहा है हिस्ट्री के अंदर, है ना, यूपीएससी की हिस्ट्री के अंदर कि भाई ऐसा कोई बैच निकाल रहे हैं, राइट। इसके अंदर एक तरह से पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा। यूनिक बैच फॉर द प्रीलिम्स 2025 कंप्लीट सॉल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइड करा जाए। देखिए कैसे हमने इसको डिजाइन करा, आप सोच कर देखिए एक बार कि फ्रेशर स्टूडेंट्स और एडवांस स्टूडेंट्स दोनों के लिए अलग अलग इसको डिवाइड करा गया। एडवांस स्टूडेंट्स को हम 8000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। 8000 प्लस क्वेश्चंस मतलब आप देखिए कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, मान लो 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो उसमें आप 3000 क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पर 8000 क्वेश्चंस कराएंगे। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भरने से आप टेस्ट तो सॉल्व करते नहीं है, इसके अंदर हम 8000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, वो लाइव क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। डेली 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी यहाँ पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज विल बी देयर। जो अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको पूछूंगा। स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द जीएस, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द सीसैट, ये सब चीजें हैं। इसको मिलाकर हम यहाँ पे 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे लाइव एमसीक्यूज रहेंगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर द एडवांस स्टूडेंट्स जो एक बार पढ़ चुके हैं सब कुछ, उनको अब वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एमसीक्यू सॉल्व करके आपको रिवीजन करना है, रिवीजन थ्रू एमसीक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है टेस्ट सीरीज में, भाई इंस्टीट्यूट को फायदा होता है, सिर्फ आपको कोई फायदा नहीं होता। एनालाइज उसको कैसे करना होता है, किस तरह से उसको देखना होता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी, क्या करी, ये सब चीजें हमको लाइव आपको बिठाकर हम यहाँ पर करवाएंगे आपको, राइट। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम इन द यूपीएससी हिस्ट्री, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह का कोई बैच लेकर। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है, टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होता है, टेस्ट सीरीज ले लो, और टेस्ट सीरीज भी बड़ी महंगी होती है, तो टेस्ट सीरीज के प्राइस की आधी प्राइस के अंदर हम आपको यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्रेशर्स के लिए अलग अप्रोच है, उनको लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस भी देंगे और सीसेट क्लासेस भी देंगे और डेली, और फिर बाकी के वो सारे फीचर्स के अंदर है। फ्रेशर्स को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हमको भी फ्रेशर्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर डेली शेड्यूल देखोगे आप तो 5:30 से 5:45 AM योगा क्लास रहेगी, फिर 7 से 9 AM डेली लाइव टेस्ट क्लास रहेगी, 12 से डेली लाइव टेस्ट क्लास, मतलब जिसके अंदर बिठाकर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके आसपास की सारी चीजें आपको बता देंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर 12 से 2 बजे तक के बीच में आपको एक डेली टेस्ट दिया जाएगा और फिर उसका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। ये शाम को डिस्कशन रखते थे, पर कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर इसको भी दिन में ही कर दो, जैसे हम टेस्ट दे उसके बाद आप सॉल्व करवा दो। तो मैं ये देखूंगा कि किस तरह से ये चीज कर सकते हैं अपन। 5 से 7 PM से की जगह अपन दिन में ही ये कर लेंगे कोर्स, ठीक है। ये जो टेस्ट डिस्कशन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, राइट। इसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं उनको एक रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के थ्रू मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इज मनकीड़ा कम्युनिटी। मनकीड़ा कम्युनिटी अभी न्यूज में इसलिए था बिकॉज सिक्स्थ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बन गया है। देखिए पीवीटीजी ग्रुप बनने के लिए मनकीड़ा कम्युनिटी का ये था कि भाई हमको पीवीटीजी की कैटेगरी के अंदर डालो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब पीवीटीजी होता क्या, ये हम आपको समझाएंगे। अभी छठा ऐसा कम्युनिटी है जो कि पीवीटीजी के अंदर चला गया, राइट, टू गेट हैबिटेट राइट्स ओवर द फॉरेस्ट इन द उड़ीसा, राइट। तो मनकीड़ा ट्राइब्स होता क्या है, मनकीड़ा ट्राइब्स क्या है, मनकीड़ा कम्युनिटी क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है दैट ईक्स आउट ऑफ ए लिविंग मेनली फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखो इनका जो है ना पूरा ये फूड गैदरर्स है, ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, राइट। और दे कॉन्स्टिट्यूट ए सेमी नोमैडिक सेक्शन ऑफ द बिरहो ट्राइब, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पीवीटीजीज इन द उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ये पीवीटीजीज की तरह। तो इनका पूरा का पूरा जो है खाना पीना रहना,
ठीक है, इनका पूरा लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अब ये पीवीटीजीज के कैटेगरी के अंदर आ गया ना, तो इनको फॉरेस्ट के ऊपर अधिकार ज्यादा मिल जाएगा, इनका जो राइट्स है फॉरेस्ट के ऊपर वो ज्यादा इनको मिल जाएगा, राइट। तो देखो दे आर प्राइमरली ए फूड गेदर्स एंड हंटिंग कम्युनिटी, ठीक है। अगर हम देखें तो ये फूड गैदर्स और हंटिंग कम्युनिटी थी, इसके थ्रू ये एंशिएंट जो ह्यूमन का सिविलाइजेशन था वो भी फूड गैदरर्स और हंटिंग थी, राइट। तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं, इसके थ्रू ये अपना लाइवलीहुड करते हैं। ट्रेडिशनली मनकीडा कम्युनिटीज इज सेमी नोमैडिक ट्राइब दैट एंगेज इन द रोप मेकिंग फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द सिलाई क्रीपर, ठीक है। ये एक तरह से क्या है कि एक तरह से यहाँ पर एक प्लांट होता है, उससे ये रोप बनाने के काम यहाँ पर ही करते हैं। दे आल्सो डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग फूड इंक्लूडिंग रूट्स, फ्रूट्स एंड हनी एंड प्रैक्टिस हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट लिटिल नोन फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंड वेंडरिंग कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज वेल एज द कंट्री, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट के अंदर घूमते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर ही पूरा का पूरा मतलब ये डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर ये सेटलमेंट्स बनाते हैं, फिर ये सेटलमेंट्स हटा के दूसरे जगह जाते हैं। इनकी एक तरह से एनिमल से भी दोस्ती होती है, एनिमल्स को भी यूज करते हैं, हंटिंग भी करते हैं एनिमल्स के की, जिससे कि अपना लाइवलीहुड और खाना वाना ये इस तरह से करते हैं। तो बहुत ही एंशिएंट मैन जैसे रहता था ना, वैसे ये ट्राइब रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया कि भाई पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर इनको डालना चाहिए, जिससे कि इनको और अधिकार मिले, है ना। तो ये इसके अंदर यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो दे आर मेनली फाउंड इन द उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इनके अंदर ही पाए जाते हैं। और लैंग्वेज जो बोलते हैं वो दे स्पीक ए फॉर्म ऑफ मुंडा लैंग्वेज एंड सम ऑफ देम आर आल्सो कन्वर्जेंट इन ओडिया, ठीक है, ठीक है। कुछ ओडिया लैंग्वेज भी बोलते हैं और कुछ मुंडा लैंग्वेज भी यहाँ पर बोलते हैं, राइट। दे बिलीव इन द बोथ मेलीवोलेंट एंड बेनीवोलेंट स्पिरिट्स एंड द गॉड, कि जो एक होता है ना, जैसे जो एक होता है कि दैत्य, वो शैतान जो होता है शैतान, और एक होता है भगवान, ठीक है। तो दोनों के ऊपर ये बिलीव करते हैं कि ऐसे स्पिरिट्स और गॉड होते हैं जो कि एक तो खराब होते हैं। जैसे आप पहले देखते होंगे शक्तिमान, तो शक्तिमान के अंदर जो शक्तिमान था वो अच्छा आदमी था, ठीक है। और तमराज गिलविश जो था वो खराब आदमी था। तो वो मेलीवोलेंट स्पिरिट है और बेनीवोलेंट स्पिरिट क्या है, शक्तिमान है, राइट। इसी तरह से कहते हैं कि एक शैतान होता है और एक भगवान होता है, राइट। लोगोवीर एंड बुद्धिमिया बुद्धिमाई आर देयर सुप्रीम डेटीज, ये इन डेटीज को ये पूछते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर ही, कुछ फैक्चुअल चीजें जो कि प्रीलिम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं फॉर पर्पस ऑफ एंजॉयिंग हेल्थ एंड अचीविंग सक्सेस इन द हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, जाना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। देखो एक तो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ट्राइबल ग्रुप्स क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है। और इन्होंने जो मेन स्ट्रीम जो है, ठीक है, डेवलपमेंट की, उसके अंदर नहीं आ पाए, एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका नहीं हुआ है। पर इन ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से कि पिछड़े हैं, बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, उनको हम पीवीटीजीज कहते हैं, उनको कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी लिव इन वेरियस इकोलॉजिकल एंड जियोक्लाइमेटिकल कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम द प्लेन्स एंड द फॉरेस्ट टू द हिल्स। ट्राइबल ग्रुप्स आर एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। व्हाइल सम ट्राइबल कम्युनिटीज हैव अडॉप्टेड ए मेन स्ट्रीम, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी तो मेन स्ट्रीम में आ गई, कुछ जो है ना और ज्यादा जो है एक तरह से आप देखेंगे हंटिंग और इनमें ही लगी रही, जैसे पीवीटीजीज के अंदर हम देखते हैं मनकीडा ट्राइब्स, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि कुछ ट्राइबल ग्रुप तो मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, कुछ ट्राइबल ग्रुप जो है ना वो और ज्यादा कमजोर हो गई हैं, और ज्यादा सोशली इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वीक हो गई हैं। जो जो वो पहले काम करते थे, ट्राइब्स जैसे रहते थे वैसे ही रह गए हैं। उनको हमको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए। इसलिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है पीवीटीजी का, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का, ठीक है। In the context 1975, the government of India declared 52 tribal groups as PVTGs. 52 tribal groups जो है ना उनको PVTGs के अंदर डाला गया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ धेबार कमीशन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, पीवीटीजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, और आई होप कि शायद ये पूछा गया यूपीएससी के अंदर, है ना। एक बार करंटली दे आर 75 पीवीटीजीs आउट ऑफ 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर से 75 जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है। आर स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री, ठीक है। उड़ीसा इज द हाईएस्ट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर है पीवीटीजीs के लोग जो हैं 2.5 लाख तक पीवीटीजीs के लोग हैं, और यहाँ पे 6 पीवीटीजीs कम्युनिटीज हैं, ठीक है। और छठी जो डाली है वो कौन सी डाली गई है, वो मनकीदा ट्राइब डाली गई, राइट।
करेक्टरिस्टिक क्या होती है पीवीटीजीएस की, देखिए इनकी पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्लाइन करती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, फिर डिक्लाइन करती जा रही है, ठीक है, बहुत कम लोग बच रहे हैं इसके अंदर, तो उसको बोलेंगे कि हाँ भाई इसको अब पीवीटीजीएस की कैटेगरी में डालना पड़ेगा, इसको बचाना है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर हम देखें प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से भी पहले हंटिंग फूड गैदरर्स जैसे वो टेक्नोलॉजी। लिटरेसी लेवल बहुत कम होती है, इकोनॉमी सब्सिस्टेंस लेवल की होती है कि बस पेट भर जाए इनका, इस तरह की इकोनॉमी यहाँ पर होती है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज पीवीटीजीस और मनकीडा ट्राइब्स के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है वो है एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है कि एक तरह से शिप की परफॉर्मेंस देखता है एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट से। अब देखते हैं आप कि शिप जो होता है वो बहुत सारा धुआं छोड़ता है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर से ऑयल स्पिल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या है पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स जो है आइडेंटिफाई सी गोइंग शिप्स, सी गोइंग शिप को आइडेंटिफाई करता है दैट परफॉर्म बेटर इन रिड्यूसिंग एयर इमिशंस देन रिक्वायर्ड बाय द करंट इमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बताया था, और मैंने ये बताया था इसका मेनली फोकस जो रहता है वो ये रहता है कि जो ऑनगोइंग ट्रेड हो रहा है, सी ऑनगोइंग ट्रेड जो हो रहा है उसके अंदर जो शिप्स हैं वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना करें, ठीक है, वो ज्यादा कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, इसके लिए कुछ ये रेगुलेशन, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाता है इंटरनेशनल सी ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उससे कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, तो उसके हिसाब से ये एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स देखता है कि कौन सा शिप जो है, ठीक है, वो क्या है, वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर इनको क्या करता है, उसको उसके ऊपर ये एक इंडेक्स निकाल कर देता है, राइट। तो यहाँ पर देखो स्कोरिंग सिस्टम दैट मेजर्स द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ शिप्स, शिप्स की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की कितना कम ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली देयर एयर पॉल्यूशन इमिशंस। और ये लॉन्च जो करा गया है 2011 के अंदर लॉन्च करा गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड पोर्ट सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के द्वारा, WPSP के द्वारा, अंडर द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द पोर्ट्स एंड द हार्बर, राइट। अब इसके अंदर है ना ये पूछा, ये तो एक तो ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा करा गया है, ठीक है, कब करा गया है, शिप्स की परफॉर्मेंस देखने को, एयर पॉल्यूशन कम से कम शिप करे, इसकी स्पेसिफिकली इसको देखने के लिए यहाँ पर ये एक तरह से ESI निकाला जाता है। अब इसी ESI क्या क्या इवेल्युएट करता है, मतलब क्या इमिशंस के अंदर कौन कौन से, एक तो देखता है कि भाई जो शिप है वो कितना सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ रहा है, राइट, नॉक्स कितना छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ रहा है, इन सब को कैलकुलेट करके पर्टिकुलेट मटेरियल जो है, राइट, वो कितना छोड़ रहा है, ये सब चीजों को कैलकुलेट करके उसका एक इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। उससे पता चलता है कि ये इसका एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में शिप का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूपीएससी के अंदर फिर, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। Effectiveness of ESI is evaluated using specific metrics, including ship's ESI score, which is derived from the factors such as engine efficiency, कि इंजन की कितनी अच्छी एफिशिएंसी है। कभी कभार ऐसा होता है इंजन की एफिशिएंसी खराब है, उसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कि बहुत सारा फ्यूल लग जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा धुआं निकल जा रहा है, पर शिप थोड़ा ही दूर जा पा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंजन की एफिशिएंसी कम है। फ्यूल की क्या क्वालिटी यहाँ पर देखा जाता है, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज, ये सब चीजें इसके अंदर देखी जाती है, और इसके बाद यहाँ पर ये डिसाइड करा जाता है कि शिप का क्या, इस शिप का एक तरह से परफॉर्मेंस है, राइट। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सेंट जॉर्डिया पेगेसी। सेंट जॉर्डिया पेगेसी क्या है, एक जेलीफिश है, अभी जेलीफिश मिली है जापान के आसपास, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब ये जेलीफिश है ना, इसके अंदर बहुत सारा वेनम है, वेनम मतलब पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस मतलब इसके अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, 250 के अराउंड टेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो उन 240 टेंटिकल्स के अंदर बहुत सारा जहर भरा हुआ है, ठीक है। वो जहर क्या करता है, कोई भी आता है उसको खाने के लिए तो वो जहर छोड़ देती है, उससे वो मर जाता है इंसान, ठीक है। तो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है इसके अंदर, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखो, न्यू जेलीफिश फाउंड ऑफ जापान कोस्ट विद 240 टेंटिकल्स नेम्ड सेंट जॉर्डिया पेगेसी, उसको सेंट जॉर्डिया पेगेसी अपन बोल रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड लार्ज एट 4 इंच वाइड एंड 3 इंच टॉल, 4 इंच वाइड और 3 इंच टॉल है ये, राइट। इसके अब फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको रटने ही पड़ेंगे, है ना। 240 टेंटिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सी थ्रू कुशंस होते हैं, ठीक है। सी थ्रू कुशंस का मतलब देखो ऐसा लग रहा है ना कि कुशन है जो आर पार दिख रहा है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आर पार दिख रहा है वैसा कुशन ये इसके अंदर दिखता है, राइट। इट हैज थिक व्हाइट रिंग रनिंग अलोंग इट्स लोअर एज के अंदर थिक व्हाइट जो है एक तरह से रिंग इसके अंदर है। स्मॉलर वेन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे वेन्स लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। इट मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज द ब्राइट रेड क्रॉस शेप्ड स्टोमक, इसका जो स्टोमक है ना वो अंदर देखोगे इसके अंदर जो स्टोमक है, ठीक है, यहाँ पर
इसके अंदर जो है वो रेड क्रॉस्ड स्टोमक इस तरह से देख रहे हैं, ऊपर से व्यू ले रखा है इसका, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। द जेलीफिश डिस्टिंक्टिव फीचर सजेस्ट इट में पोजेस ए नोवेल सेनिड्राइन वेनम, ठीक है। वेनम मतलब जैसे मैंने आपको बताया जहर है, तो जहर की कैटेगरी है एक तरह से, तो हो सकता है इस तरह का वेनम इसके अंदर मिलता हो, राइट। जेलीफिश के बारे में बात करें तो जेलीफिश आप दिख रहे हैं यहाँ पर, इसकी कहीं बैकबोन दिख रही है आपको? नहीं सर, बैकबोन तो नहीं दिख रही, ये तो चलती कूदती रहती है, बैकबोन नहीं दिख रही इसकी। इट इज अ इनवर्टिब्रेट, जिसकी बैकबोन नहीं होती है ना, उन एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट करते हैं, एंड बिलोंग टू फाइलम सिनेड्रा, ठीक है। सिनेड्रा फाइलम ये एक तरह से क्या है, इसका एक कैटेगरी है, राइट। अब देखो इसके अंदर जेलीफिश के अंदर कैसे याद करोगे कि जेलीफिश का ना ब्रेन होता है, ना हार्ट होता है, और ना आईज होती है। क्या बात है सर, ना इनकी आंखें होती हैं, ना इनका दिल होता है, ना इनका दिमाग होता है। क्यों? कि एक एनिमल थी, एक फिश थी, उसने बहुत सारी जेली खा ली, बहुत सारी जेली खा ली, ठीक है। जेली खाती रहती, उसकी आदत थी जेली खाने की, तो उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, ठीक है। उसके हार्ट में प्रॉब्लम आने लग गई, और आईज में भी प्रॉब्लम आने लग गई, राइट। दे आर नॉट डेट्रीवोर्स, ठीक है, वो डेट्रीवोर्स नहीं है, एंड फीड ऑन द फिश, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे दे आर मेड अप ऑफ द स्मूथ बैग लाइक बॉडी एंड टेंटिकल्स आर्म्ड विथ टाइनी एंड स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स, छोटी छोटी स्टिंगिंग सेल्स इसके अंदर होती हैं। दे कुड बी ट्रांसपेरेंट और कलरफुल, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा जो अभी जो जेली फिश मिली है, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट है, राइट। दे आर बायोलुमिनेसेंट, ठीक है, इस तरह से चमकते रहते हैं, इनके अंदर ऐसे लगता है जैसे लाइट जल रही हो, राइट। चलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज काशी तमिल संगम, ठीक है। काशी तमिल संगम एक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया है अभी मोदी जी ने, कई बार यूज करा है इस टर्म को, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, काशी तमिल संगम, ठीक है। तमिल आप देखिए साउथ के अंदर है तमिलनाडु, राइट। काशी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर है, वाराणसी के अंदर, राइट। तो काशी और तमिलनाडु के बीच के अंदर एक तरह से क्या है, एक तरह से हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं। उन हिस्टोरिकल कनेक्शंस को जानना जरूरी है, बिकॉज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको देखो, द हिस्टोरिकल लिंक बिटवीन द काशी एंड तमिलनाडु ऑफन रेफर्ड टू एज ए तमिलकम, ठीक है। तमिलकम इसको बोला जाता है, स्पेंस सेंचुरीज एंड इट्स डीप रूटेड इन द कल्चरल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब क्या क्या है ये अपन इसके अंदर समझेंगे, पर नरेंद्र मोदी जैसे इस तरह से बोलते हैं, इनॉग्रेट काशी तमिल संगम, ठीक है। और उसके अंदर ये बोलते हैं कि गोइंग टू वाराणसी फ्रॉम तमिलनाडु, वाराणसी से तमिलनाडु जाने का मतलब यह है कि महादेव जो है, भगवान जो है, भगवान शिव जो है, उनके एक घर से दूसरे घर जाने का। दैट्स व्हाई द बॉन्ड बिटवीन द पीपल ऑफ द तमिलनाडु एंड वाराणसी इज स्पेशल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो स्पेशल है। अब हम कुछ मैथोलॉजिकल कनेक्शंस के बारे में देखते हैं। तो पहला कनेक्शन हम देखेंगे पराक्रम पांड्यास लीजेंड, ठीक है। ये एक लीजेंड का मतलब क्या होता है, जो फैक्चुअली जहां पर पता नहीं है, हो सकता है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो, तो मतलब मिथ और फैक्ट्स के बीच के अंदर जो होता है दैट इज नोन एज लीजेंड, राइट। तो एक तरह से एक स्टोरी है, इसके अंदर ये बोला गया अकॉर्डिंग टू द लीजेंड द किंग पराक्रम पांड्या जो है फ्रॉम मदुराई रीजन, जो तमिलनाडु के अंदर मदुराई रीजन है वहां पर रहते थे इन 15th सेंचुरी। वो क्या करे, वो काशी के अंदर गए, ठीक है, वो काशी के अंदर जा रहे हैं, तो मतलब मदुराई से वो काशी में जा रहे हैं, राइट। टू एक्वायर ए लिंगम फॉर कंस्ट्रक्शन ए गान, जिससे कि एक लिंग लेकर, शिवलिंग जो है वो लेकर आए, ठीक है, और शिवलिंग लेकर आए तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर उस शिवलिंग को क्या करें, स्थापित करें, राइट। शिव टेम्पल के अंदर स्थापित करें। पर वो जिस काऊ के ऊपर उस शिवलिंग को लेकर आ रहे थे ना, वो काऊ रुक जाएगी बीच के अंदर, ठीक है, और उस प्लेस को बोला जाएगा शिवाकाशी, ठीक है। तो उनको ऐसा लगेगा ये काऊ रुक गई है, काऊ आगे बढ़ नहीं रही है, ठीक है, शिव के लिंग को उठाकर ये जो चल रही है, ठीक है, तो शिवलिंग जो है उसको उठाकर चल रही है, तो उसको आगे बढ़ नहीं पा रही है, राइट। तो वो उनको लगेगा कि भाई हो सकता है शिव जी की यही एक तरह से इच्छा हो कि वो शिव काशी के अंदर ही यहाँ पर स्थापित होना, तो टेम्पल तक लेकर जाना था, पर बीच में काऊ रुक जाएगी और काऊ आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो यहाँ पर इस तरह से शिव काशी के अंदर ही उसको स्थापित कर देगी। कंसिडरिंग दिस डिवाइन इंटरवेंशन, पराक्रम पांड्या इंस्टॉल्ड द लिंगम देयर एंड द साइट इज नोन एज शिवकाशी, उस साइट को शिवकाशी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट जो माइथोलॉजिकल कनेक्शन है ना, वो है काशी विश्वांतर टेम्पल। काशी विश्वांतर टेम्पल क्या होता है ये समझते हैं। इसके अंदर देखिए पांड्यास जो थे वो क्या है, एक तरह से तमिलनाडु के अंदर राज कर रहे हैं, राइट। उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ के लोग जो है ना, तमिलनाडु के लोग, ये काशी नहीं जा पा रहे, तो काशी जैसा ही एक टेम्पल यहाँ पर बना दिया जाए, दैट इज नोन एज काशी विश्वांतर टेम्पल। तो यहाँ पर देखो, टू enable devotees who could not travel to the Kashi, the Pandyas built the Kashi Vishwantar temple in Tinkashi, southwestern तमिलनाडु, रिप्लिकेटिंग द काशीज एक्सपीरियंस, ठीक है। इसी तरह से अधिवीर राम पांड्या
ये क्या है, इन्होंने क्या करा इन 19th सेंचुरी अनदर किंग नोन एज अधिवीर राम पांड्या कंस्ट्रक्टेड शिवा टेंपल इन टीनकाशी। टीनकाशी के अंदर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, वहां पे एक शिवा टेंपल बनाया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पिलग्रिम टू द काशी। काशी से लौटने के बाद वहां पर शिव टेंपल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं काशी और तमिलनाडु के बीच में काफी कनेक्शन है। और भी कुछ कनेक्शन है, जैसे पीपल फ्रॉम द रामेश्वरम, रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर है, वहां से वो टेक डिप इन द कोटी तीर्थ इन द टेम्पल, ठीक है, कोटी तीर्थ टेम्पल जो है उसके अंदर एक तरह से डुबकी लगाते हैं बिफोर विजिटिंग काशी फॉर द दर्शन। दर्शन पर जाने के लिए काशी जाने से पहले वो एक तरह से कोटी तीर्थ टेम्पल जो है उसके अंदर एक तरह से डुबकी लगाते हैं। दे वुड ब्रिंग बैक गंगा, गंगा का पानी लेकर आते हैं, है ना, काशी से वाटर फ्रॉम द काशी फॉर अभिषेक एट द टेम्पल इन द रामेश्वरम। जो रामेश्वरम का टेम्पल है उसके ऊपर अभिषेक करने के लिए, उसके ऊपर जल चढ़ाने के लिए गंगा से पानी लेकर आते हैं। तो समझ में आ रहा है कि काशी जाने से पहले अपने खुद के मंदिर जो है, ठीक है, जो मंदिर रामेश्वरम में है उसके अंदर डुबकी लगाकर जाते हैं, राइट, और फिर काशी के अंदर से गंगा का पानी लेकर उस मंदिर पर चढ़ाते हैं। तो यहां से इसका पूरा ये जर्नी कंप्लीट होता है, राइट। कनेक्शन बिटवीन द ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है सिल्क साड़ीज एंड टेक्सटाइल्स फ्रॉम बनारस। बनारस के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बनारसी सिल्क जो होता है, राइट। इसी तरह तमिलनाडु के अंदर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री जो है दैट इज वेरी मच डेवलप। तो इनके बीच में ट्रेडर्स का भी कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी ये जो काशी तमिल संगम हो रहा है, ठीक है, संगम जो हो रहा है, ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। आर्ट, म्यूजिक, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, कुजीन्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द तमिलनाडु एंड द वाराणसी। पार्टिसिपेंट्स के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे डिग्निटरीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जीबिशंस लगती है 15 दिन की पीरियड के अंदर। ये पूरा का पूरा संगम जो होता है, मतलब एक तरह से मिलन समारोह हो रहा है, एक तरह से मिल रहे हैं लोग, ठीक है। काशी और तमिल के जो लोग हैं, ठीक है, वो आपस के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज एज वेल एज आर्ट, म्यूजिक, हैंडलूम्स, ये सब चीजें इसके अंदर इवेंट टाइप का ये होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी द नोडल एजेंसी फॉर दिस इवेंट। ये जो इवेंट है इसका एक तरह से नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये आपको याद रखना है। एंड अदर विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, रेलवे, टेक्सटाइल, इन सब ये सारी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। I hope this is clear to everyone. So this is all about today's class. Thank you so much for listening me so kindly. And one important thing जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई देखो अब दिवाली जा चुकी है और होली आने वाली है, तो आप लोगों के लिए ये पीरियड जो है बड़ा क्रूशियल पीरियड है। इसके अंदर आपको पूरी मेहनत कर देनी है, 10 से 12 घंटे पढ़ो, कुछ भी करो, है ना। आप अगर ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस से थोड़ा सा ध्यान साइड करो, डाइवर्ट करो और अपना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की कोशिश करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच भी बनाया, द सिलेक्शन बैच, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर पूरा डेडिकेशन आपको डेडिकेटेड वे के अंदर आपको क्या करा जाएगा, पूरा फोकस्ड अप्रोच करके सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक अप्रोच कर वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।